प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया मौर्यकालीन प्रशासन, जिसके पहले भाग की हमने चर्चा की। इस वीडियो में बात करेंगे मौर्यकालीन प्रशासन के। मैंने आपके से चर्चा की है केंद्रीय प्रशासन, सम्राट, परिषा और मंत्रिण। इसी केंद्रीय प्रशासन के भाग के रूप में हम बात करेंगे विभिन्न विभागों की। मौर्य काल में विभाग के लिए, विभिन्न विभागों के लिए एक सामान्य शब्द यानी एक संज्ञा का प्रयोग किया गया है, जिसको तीर्थ कहा गया है। यानी जैसे अपन हिंदी में विभाग कहते हैं, अंग्रेजी में डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसी तरह मौर्य काल में हम जिसको विभाग और डिपार्टमेंट कहते हैं उसको तीर्थ कहा जाता था। और विभिन्न विभागों के जो प्रमुख अधिकारी, मंत्री जो होते थे, उनका जो पद नाम था, उनकी जो सामान्य संज्ञा थी वो थी अमात्य। यानी जैसे आज अपन सिविल सर्विसेज की संदर्भ में बात करें कि उस समानांतर या उसी तरह का एक ढांचा, एक व्यवस्था थी अमात्य, जो सभी के लिए वो शब्द प्रयोग में होता था, मंत्री और अधिकारियों के लिए। तो इस प्रकार के 18 विभाग अर्थात तीर्थों की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है, जिसमें पहला और जो विभाग था, तीर्थ था, वो था प्रधानमंत्री और पुरोहित, जिस पर कौटिल्य विराजमान था। दूसरा था समाहर्ता। ये मौर्यकालीन जो राजस्व व्यवस्था था उसका मुख्य राजस्व अधिकारी था समाहर्ता। सन्निदाता जो तीसरा विभाग था वो था, ये जो राजकीय कोष था उस राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था सन्निदाता। चौथा था सेनापति, जो सेना नायक था, सेना का प्रधान सेनापति। पांचवा था युवराज, जो राजकुमार जो होता था वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था युवराज प्रशासनिक दायित्वों में। छठा था प्रदेष्टा, यानी फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, प्रदेष्टा, प्रदेश भी जिसको कहा गया है। सातवां था नायक, सेना का मुख्य संचालन करता, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करने वाला नायक। आठवां था व्यावहारिक। व्यावहारिक से तात्पर्य है जो दीवानी जो न्यायालय थे, जो राजस्व से संबंधित जो न्यायालय थे, उनके प्रमुख को कहते थे व्यावहारिक, है ना। नौवां जो विभाग था, तीर्थ था, वो था कर्मांतिक, अर्थात विभिन्न कारखानों का संचालक। जो विभिन्न प्रकार के कारखाने थे, जिनमें विभिन्न प्रकार के आभूषण, वस्त्र का उद्योग धंधे, जो भी कारखाने थे, उनका जो मुख्य विभाग था, जो उसका नाम था कर्मांतिक। 10वां था मंत्री परिषद अध्यक्ष, जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। 11वां था दंडपाल, यानी पुलिस मंत्री। 12वां था अंतपाल। ये अंतपाल था जैसे राजकीय जो राज्य थी, भौगोलिक क्षेत्र में जो सीमावर्ती जो क्षेत्र था, सीमाओं के अंतिम जो भाग थे, दूरस्थ थे, उसका जो मंत्री था वो था अंतपाल। 13वां था दुर्गपाल, गृह रक्षा मंत्री, मतलब दुर्गों का प्रमुख मंत्री। 14वां था नागरक, अर्थात नगर का जो प्रमुख, जो कस्बे थे, नगर थे, उनका प्रमुख अधिकारी था नागरक। प्रशासता 15वां प्रमुख विभाग था या तीर्थ था प्रशासता, जो राजकीय आज्ञाओं, आदेशों, उनको लिपिबद्ध करता था, सूचीबद्ध करता था और उनको सुरक्षित रखता था, वो था प्रशासता। 16वां था दोवारिक, अर्थात जो राजकीय महल थे, राजप्रसाद थे, उनका जो प्रधान जो रक्षक था, उनका अध्यक्ष था, वो कहलाता था दोवारिक। 17वां था अंतर्वसिक, अर्थात अंगरक्षकों का प्रधान। अंतर्वसिक 17वें नंबर पे था, जिसका
हम सामान्य इसका अर्थ विवेचन करते हैं, इसका समीक्षा करते हैं, तो जो अंगरक्षक होते थे, जो राजकीय राज परिवार से संबंधित जो सदस्य थे, सम्राट था, उनके जो अंगरक्षक होते थे उनका प्रमुख को कहा जाता था। 18वां था आटविक। 18वें जो 18 तीर्थ मिलते हैं नाम, उनमें अंतिम था आटविक, अर्थात वन या जंगल जो प्रदेश थे उनका प्रमुख अध्यक्ष। इस 18 विभागों को तीर्थ कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपयुक्त मुख्य अधिकारी ही मंत्री परिषद के सभी सदस्य रहे होंगे और इन्हीं में से मंत्री भी नियुक्त किए जाते थे। राज्य के पदाधिकारियों के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एक अमात्य शब्द का प्रयोग मिलता है। ये तो बात हुई सम्राट, परिषद, मंत्रिण और विभिन्न विभाग। इसके अलावा हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से और विभिन्न प्रकार के अध्यक्षों का भी उल्लेख मिलता है, जो इनमें शायद दूसरी श्रेणी के ये अधिकारी थे। स्ट्रेबो जो विद्वान है, यूनानी विद्वान, जो वो कहता है, इनको एक सामान्य शब्द प्रयोग में करता है, वो है मजिस्ट्रेट। अर्थशास्त्र में जिन निम्न के अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है, मैं आपसे उनका भी जिक्र करना चाहूँगा। पहला कोषाध्यक्ष, दूसरा आक्रा अध्यक्ष। आक्रा अध्यक्ष अर्थात खानों के धातुओं के से संबंधित जो अध्यक्ष, जो खानों में विभिन्न धातुएं प्राप्त होती थी, उनका अध्यक्ष। तीसरा था लक्षणा अध्यक्ष, अर्थात मुद्रा, जो मुद्रा होती है, जैसे हम आज रुपये को एक मुद्रा के रूप में देखते हैं, तो जिस उस समय जो मुद्रा थी, पण या कारस्यपण, जो उनका जो अध्यक्ष होता था वो होता था लक्षणा अध्यक्ष। चौथा था कोष्ठगार अध्यक्ष, कोष्ठगार का निरीक्षण। पांचवा था पन्य अध्यक्ष, पन्य ग्रह का प्रधान अधिकारी। छठा था उप्याध्यक्ष, वन्य उपज का निरीक्षक। सातवां था आयुधगारा अध्यक्ष, अर्थात अस्त्र शस्त्र जो विभाग था, भंडार था, उनका अध्यक्ष। आठवां था पोतवाध्यक्ष, इसका मुख्य कार्य था तोल और माप का नियंत्रण का अधिकारी, ये था पोतवा अध्यक्ष। नवां था मानाध्यक्ष, नापने के लिए विभिन्न साधनों का निरीक्षक। 10वां था शुल्काध्यक्ष, अर्थात विभिन्न करों को एकत्रित करने वाला अधिकारी। 11वां था सूत्राध्यक्ष, इससे तात्पर्य था कि ये सूत के संबंध में जो अधिकारी था, दायित्व जो निरीक्षक था वो। 12वां था शीताध्यक्ष। देखिए, आप से मैं एक चर्चा करता हूँ कि जब हम बात करते हैं सीता, तो सीता कोई माता सीता या उस संदर्भ में नहीं है, सीता शब्द है। सीता से तात्पर्य था प्राचीन काल में कृषि, खेती, और जो राजकीय भूमि थी, कृषि भूमि जो राजा के अधीन थी, उसको सीता कहा जाता था। और उस जो राजकीय नियंत्रण वाली जो भूमि थी, कृषि होती थी, उसके अध्यक्ष को ही सीता अध्यक्ष कहा जाता था। 13वां था सुराध्यक्ष, सुरा पर नियंत्रण यानी मद्यपान पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी। इसके अलावा जो 16वां अध्यक्ष था वो था नावा अध्यक्ष, जलमार्ग का अध्यक्ष। 17वां था गो अध्यक्ष, पालतू पक्षों से संबंधित अधिकारी। 18वां था अश्वाध्यक्ष। 19वां था अस्त्याध्यक्ष, अर्थात हाथियों से संबंधित अधिकारी। 20वां था रथाध्यक्ष, जो रथों से संबंधित अधिकारी था। 21वां था विविताध्यक्ष, गोचर भूमि की व्यवस्था करने वाला अधिकारी। 22वां था मुद्राध्यक्ष, देश से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट की व्यवस्था करने वाला अधिकारी। 23वां था देवता अध्यक्ष, देवताओं के लिए मंदिर, उनकी पूजा उपासना, उनकी व्यवस्था करने वाला अधिकारी। तो इस प्रकार हमें विभिन्न प्रकार के जो अधिकारी हैं, जिनका अध्यक्ष के
नाम से हमें अर्थशास्त्र में जिनका उल्लेख मिलता है, स्ट्रेबो जिनको मजिस्ट्रेट की संज्ञा देता है, उनके शायद दूसरे दर्जे के ये अधिकारी थे, और इनके जो उप विभाग थे या जो इनको उत्तरदायित्व दिया गया था उनकी हमने चर्चा की। अब अशोक के अभिलेखों में भी हम बात करते हैं, तो अशोक के अभिलेखों में भी हमें जैसे युक्त, राजुक, प्रादेशिक, धर्म महामात्र आदि का भी उल्लेख मिलता है। तो इनको जो अशोक ने नए प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए, उनको अपने उद्देश्य के लिए नियुक्त किया, वो हम ठीक है, हम अशोक के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं हम प्रांतीय शासन की। प्रांतीय शासन यानी जैसे कि आप देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन, तो मौर्य काल में भी केंद्र और केंद्र से नीचे की जो इकाई थी वो थी प्रांतीय प्रशासन यानी प्रांतीय राज्य। और इसी प्रकार हम बात करते हैं अशोक मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तृत साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, आप जैसा जानते हैं, और उसने अपने प्रशासन को सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए प्रांतों का गठन किया, प्रांतों में उसको विभाजित किया। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय हम जब बात करते हैं कि प्रांतीय अधिकारी की संज्ञा क्या थी, उसको वाइसराय, राज्यपाल आदि नामों से जाना जाता था। प्रांतीय शासन के संदर्भ में बात करते हैं तो हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय के मौर्यकालीन प्रशासन की, तो उसमें 4 प्रांत थे, और जब अशोक कलिंग को जीत लेता है तो 5वां प्रांत बन जाता है कलिंग। तो पहले जो राज्य था, प्रांत था मौर्य काल में, वो था पहला उत्तरापथ, उत्तर पश्चिमी प्रांत है। इसकी राजधानी थी तक्षशिला, जिसमें कंबोज, गंधार, कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब का क्षेत्र इसमें शामिल था, यानी उत्तरापथ प्रांत है, और जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा प्रांत था प्राच्य अथवा मध्य देश, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल सम्मिलित थे। हालांकि पाटलिपुत्र केवल मध्य प्राच्य देश की राजधानी नहीं थी, बल्कि वो संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, लेकिन प्रांतीय व्यवस्था के संदर्भ में उसकी भी राजधानी थी प्राच्य अथवा मध्य देश की, दूसरे प्रांत की, राज्य की। तीसरा जो प्रांत था, राज्य था, वो था अवंती राष्ट्र, अर्थात अवंती, मौर्यकालीन जो तीसरा प्रांत था, राज्य था। इसकी राजधानी उज्जैनी थी, और इसमें गुजरात, काठियावाड़, मालवा और राजपूताना का जो क्षेत्र था। आप देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कि अवंती की, अवंती जैसे आप महाजनपद काल में देखा आपने कि जो उज्जैन, इंदौर, रतलाम यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो भाग है वो इसके अधीन आता था। तो वो जो अवंती राष्ट्र था, अवंती जो पश्चिमी प्रांत था, वो उसकी राजधानी थी उज्जैनी, और इसमें गुजरात और काठियावाड़, मालवा और राजपूताना का भाग शामिल था। चौथा जो मैंने आपको बताया कि अशोक ने जब कलिंग को जीता, तो कलिंग को जीतने के बाद ये चौथा प्रांत बना, और इसकी राजधानी थी तोसली। 5वां जो प्रांत था, राज्य था, वो था दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी, और इसमें विंध्याचल से दक्षिण का भूभाग सम्मिलित था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो प्रांतों की संख्या निश्चित रूप से रहे होंगे, लेकिन अंतिम 2 के बारे में, यानी हम ये कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 3 तो थे, उत्तरापथ, प्राच्य, मध्य, अवंती, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं जैसे दक्षिणापथ का जो राज्य था, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, उसको बारे में वो संदेह व्यक्त करते हैं। कलिंग को लेकर कोई संदेह नहीं है कि जिसको अशोक ने जीता था। इससे नीचे अब
प्रांतीय शासन व्यवस्था, अब जैसे अपन बात करते हैं कि राज्यपाल, गवर्नर, इनके प्रमुख अधिकार क्या रहे होंगे, इनके कर्तव्य क्या रहे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, प्रांत में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व वसूल करना, लोगों के मुकदमों का निपटारा करना, लोगों के जीवन संपत्ति की रक्षा करना और जन कल्याण के कार्य करना, सम्राट के आदेशों को, निर्देशों को अपने प्रांत में लागू करवाना, कृषि के उत्थान के लिए, विकास के लिए प्रयास करना और युद्ध के अवसर पर जो सम्राट था उसको सैन्य सहायता देना और कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये प्रमुख रूप से प्रांतीय जो राज्यपाल था, गवर्नर था, उसके प्रमुख अधिकार और कर्तव्य और उत्तरदायित्व थे। हम बात करते हैं कि प्रांत से नीचे की इकाई क्या थी। हमने बात की केंद्रीय प्रशासन, दूसरी बात की प्रांतीय प्रशासन। तो तीसरे प्रकार का जो विभाजन हम देखते हैं वो मौर्य काल में हमें जो दिखाई देता है वह नगरीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। अब नगरीय प्रशासन में भी हमें 3-4 खंड वर्ग हमें दिखाई देते हैं, जिनकी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।